प्रशांत किशोर की नई पार्टी बनी है। उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है उपचुनाव के लिए। चारों सीटों पर उपचुनाव को लेकर नाम आ चुके हैं और शुरू हो गया है बवाल। तो आखिर क्यों ये बवाल चल रहा है? क्या प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। ओवैसी कैसे आरजेडी से अपना पुराना हिसाब चुकता करने को तैयार हैं और जो 4 सीटों पर उपचुनाव है वहां अपने प्रत्याशी घोषित करने का ऐलान कर दिया है। चुनाव में उतरेंगे, इसका क्या असर होगा इस पर बात करेंगे। साथ ही आरसीपी सिंह भी नई पार्टी बना रहे हैं, वो क्या खेल करने वाले हैं बिहार पर। इन तीनों विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने रहते हैं बिहार में। अभी उन्होंने हाल में अपनी नई पार्टी भी बनाई है, वो खूब बड़ा मजमा भी बनाया था, प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया था और अब घोषित हो रहे हैं उपचुनाव को लेकर उनके प्रत्याशी, और जिनको लेकर मच गया है बवाल। चारों जगहों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तरारी से बवाल शुरू होता है, जहां पूर्व सैन्य अधिकारी एसके सिंह को टिकट दिया गया। लोगों का उनका तो वोटर कार्ड नहीं है बिहार में, वो कैसे लड़ेंगे चुनाव, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बेलागंज में तो प्रशांत किशोर के सामने मारपीट की नौबत आ गई। लोग कह रहे हैं कुर्सियां चल गई हैं, ये हाल हो रखा है। प्रशांत किशोर का कहना है इस विषय पर कि भाई यही तो राजनीति की खूबसूरती है, या यही तो राजनीति का श्रृंगार है, और अगर इतना हमारी टिकट के लिए, हमारी पार्टी की टिकट के लिए बवाल मचा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए बवाल हो रहा है। इस तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पंकज जी इसको? देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में अक्सर कहा जाता है कि आप थ्योरेटिकल रहते हैं तब तक तो सब कुछ बहुत ठीक लगता है, जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तब आपको पॉलिटिक्स की असली में ऊंचाई गहराई का पता लगता है कि पॉलिटिक्स के रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े हैं। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, और उसी अरविंद केजरीवाल पर 45 करोड़ के मकान बनाने का आरोप भी बीजेपी ने लगाया। उसके बाद बहुत तरह के हमले भी हुए, वो सरकारी कोठी में भी रह रहे हैं, वो बंगले में भी रह रहे हैं, तरह तरह की बात। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से राजनीति करने के फिराक में है, क्या वो रास्ता इतना आसान है क्या? ये समझना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, 4 जगह के उपचुनाव के लिए उनको टिकट की घोषणा करना है और 2 जगह भयानक बवाल हो गया। एक एसके सिंह तरारी, वहां पर भी भयानक बवाल हो गया। दूसरा आप देखिए बेलागंज, वहां भी बवाल हो गया। कहा यह जाता है कि जो मेथड ऑफ सिलेक्शन था उस हिसाब से कोई अमजद नाम के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन किसी और को टिकट मिल गया। वहीं पर आप देख लीजिए कि तरारी को लेकर के कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को टिकट दिया गया है, उनका बिहार की लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है। पर दरअसल इसके पीछे की कहानी यह है कि वहाँ कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इतने साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपने टिकट को लेकर के मुझे एश्योर किया था, और जब टिकट लेने की बारी आई तो आप मुझे चलता कर रहे हैं, आपने मुझे यूज किया और उसके बाद थ्रो कर दिया। और इस तरीके से प्रशांत किशोर को लेकर के जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगने लगे हैं। ये बात सच है कि जब किसी पार्टी की डिमांड बढ़ती है, लोकप्रियता बढ़ती है, तो टिकटार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सबकी आकांक्षाओं पर खड़े उतरना आसान नहीं होता। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो पार्शियली करेक्ट भी है कि उनकी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और शायद इसलिए बड़ी संख्या में लोग उनकी पार्टी से सिंबल लेकर के चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, और इसीलिए आप तमाम लाठी डंडे मार पीट कुर्सी फेंकना और इस तरह की बातें देख रहे हैं जो अन्य पार्टियों में भी आप देखते हैं। क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं थी, कई लोगों ने काम किया, पार्टी को एस्टैब्लिश करने में मदद की, अब उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, पर मिला नहीं। तो इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन आप कहते हैं पार्टी विद द डिफरेंस। कभी बीजेपी कहती थी, वो कहाँ चला गया डिफरेंस? आपके यहाँ भी सत्ता को लेकर के लोग ऐसे ही दौड़ लगा रहे हैं, आपके यहाँ भी टिकट बंटवारे को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आपके यहाँ भी क्या क्या होगा इसको लेकर के लोग कैसे उम्मीद कर लें कि आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि लोग तो वही हैं, आकांक्षाएं उसी तरह की हैं। अगर ये उम्मीद रहेगी और ये आकांक्षाएं रहेंगी कि सबको एमएलए ही बनना है, तो आप समझ लीजिए कि फिर तो उसी तरह का अंधा दौड़, फिर उसी तरह के तमाम मायाजाल, फिर उसी तरह के हथकंडे,
तो दरअसल इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में हमेशा ये बात होती है। बीजेपी भी शुरू में कहती थी आई एम अ पार्टी विद द डिफरेंस। जी। आप देख रहे हैं बीजेपी अब सबको एक्सेप्ट कर रही है और इसलिए विपक्षी पार्टियां कहने भी लगी है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन से ये धुल करके आए। तो जो आप कहते थे कि मैं अपराधी को नहीं लूंगा, तो क्या संभव है कि आप अपराधी को नहीं ले पाएंगे? अब देखिए, आप बड़ा हैरान हो जाएंगे कि तरारी से बीजेपी के उम्मीदवार कौन है, तो आप नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी। तरारी से बीजेपी के उम्मीदवार विशाल प्रशांत हैं। उनके पिता सुनील पांडे हुआ करते थे। सुनील पांडे का नाम बहुत चीजों में आया है और आप हैरान हो जाएंगे कि एक डॉक्टर रमेश चंद्रा अपहरण प्रकरण हुआ था जी। और वो लालू प्रसाद के शासन को बहुत बदनाम किया था। वो कहा जा रहा था कि डॉक्टर अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से उनकी किडनैपिंग हुई, ये कहानी बिहार में जितने भी पुराने लोग हैं वो आपको बता देंगे। जी। और डॉक्टर रमेश चंद्रा के अपहरण में सुनील पांडे का नाम आता है, लोग उनका नाम लेते हैं। जी। अब ये समझिए कि उनके सुपुत्र को टिकट कौन दे रहा है, तो बीजेपी टिकट दे रही है। जी। अब बीजेपी से आप पूछेंगे तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि उनके पिता क्या थे, उनके पिता कभी हमारे पार्टी के सदस्य तो रहे नहीं। तो उनके पिता किसके सदस्य रहे? जेडीयू से वो भी चुनाव लड़े। तो आप ये समझिए कि इस तरह की बात करना, फिर उनके पिता अगर नहीं रहे तो उनके बेटे राजनीतिक व्यक्ति कब रहे? जी। भाई आपने क्यों टिकट दिया? क्योंकि उनके बेटे हैं। अगर नाम उनके पिता का है इसीलिए तो आपने उनके बेटे को टिकट दिया, नहीं तो बीजेपी जैसी पार्टी ऐसे लोगों को टिकट क्यों देगी? तो सवाल ये उठता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता है नहीं, लेकिन यही बीजेपी वंशवाद का भी विरोध करती है, परिवारवाद का भी विरोध करती तो है। महाराष्ट्र में टिकट तो- घोषणा हुई है, तो मैं वहाँ दिख वही गया कह है रहा हूं कि परिवारवाद। राजनीति में आप अच्छे वसूल और बहुत तरह की बात करते हैं, कोई भी दल हो, जी। लेकिन विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर बिल्कुल, होता है। सबके साथ यही हाल है। सबके साथ यही हाल है कि मैं जीतूं कैसे, और इसके लिए लोग सब काम करते हैं। अब ये जनता ही असली में मालिक है कि जनता तय करेगी कि आखिरकार वाकई वो वंशवाद की विरोधी है, परिवारवाद की विरोधी है, तो जनता वोट नहीं करेगी। पर सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश की जनता इतनी मैच्योर्ड है क्या? वो इस तरीके से सोचती है क्या? जी। और लोकतंत्र में मैटर ये करता है कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं क्या, ज्यादा लोग आपको पसंद कर रहे हैं क्या। इसलिए प्रशांत किशोर की पार्टी में इस तरह का जो उथल पुथल आप देख रहे हैं वो इस बात का इंडिकेशन है कि प्रशांत किशोर की पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, टिकटार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए ज्यों ज्यों प्रशांत किशोर की पार्टी राजनीतिक डगर पे आगे बढ़ेगी, आपको वही असर दिखाई पड़ेगा जो जेडीयू में दिखता है, जो आरजेडी में दिखता है, जो बीजेपी में दिखता है। बिल्कुल, मगर अब इसको कैसे मैनेज करते हैं प्रशांत किशोर, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो उपचुनाव है, 4 सीटों पर चुनाव है। आने वाले आप देखिए कम समय बचा है, विधानसभा चुनाव भी होने हैं इस साल, अगले साल 1 साल लगभग बचा है, तो उसमें कैसे मैनेज होगा ये और देखने वाला होगा। जहाँ पर सीटें मजे की बढ़ जाएंगी तो बिल्कुल नज़र इस पर रहेगी। अब बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा बिहार से और 5 सीटें जीतने में भी कामयाब रहे, मगर आरजेडी ने कैसे उनके 5 विधायकों को अपने पाले में शामिल कर लिया ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। और ओवैसी साहब जाहिर सी बात है इस बात से नाराज़ हुए होंगे, उनको दर्द रहा होगा इस बात का, और अब कहा जा रहा है वो बदला लेने आ रहे हैं। इन 4 जो उपचुनाव होने हैं इन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और जाहिर है कि इसका खेल बिगाड़ेंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों पंकज जी? देखिए, आपको एक बात बता दें कि ओवैसी बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति चाहते थे और 2020 में इसी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो अपने भाषणों में कहते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता है, और दरअसल मुसलमान के विरोधी तथाकथित वो लोग हैं, मैं इसमें तथाकथित बाद में ऐड करूंगा, वो लोग हैं जो अपने आप को दरअसल रहनुमा कहते हैं। तो वो तथाकथित रहनुमा हैं, वो है नहीं रहनुमा। इसलिए आप देखेंगे कि ओवैसी 2020 का कैंपेन करते हैं सीमांचल में, जहां पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है,
और वो कहते हैं कि क्यों नहीं आप अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी पाते हैं। आपको लोग डरा करके रखते हैं और आप डर करके उनको वोट करते हैं। आप ऐसा लगता है जैसे आपके पास मजबूरी है और आप मजबूरी से उन लोगों को वोट करते हैं। किसको करते हैं? आरजेडी को। किसको करते हैं? कांग्रेस को। पर ये लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, बदले में आपको देते क्या है? ओवैसी ने ये कहते हुए सीमांचल में 5 सीटें जीत ली, लेकिन इनके 4 एमएलए खिसक गए। अब आप इस बात को समझिए कि जब 4 एमएलए खिसक गए तो इनका बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान बड़ा हुआ तो ओवैसी को बड़ा दर्द है कि आरजेडी ने गहरा उन्हें धक्का दिया जी। अब ओवैसी फिर से तैयारी कर रहे हैं कि जिस तरीके से विधायकों को तोड़ा गया और आरजेडी ने तोड़ा, तो आरजेडी से बदला कैसे लिया जाए। आपको पता होगा कि आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई थी, उसमें एक बड़ा फैक्टर ओवैसी को भी माना जाता है कि अगर ओवैसी इतनी सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं लड़ाते तो शायद आरजेडी की सरकार बन गई होती, क्योंकि आरजेडी महज 12,000 वोटों से सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई जी। ऐसे में अब गंभीर सवाल ये है कि और ओवैसी किस तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो एक तो आरजेडी के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन करेंगे, कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और आरजेडी को कई सीटों पर हरवाएंगे। मतलब मुस्लिम के जो वोट मिलने की उम्मीद आरजेडी को सबसे ज्यादा है, उस पे गहरा धक्का पहुंचाएंगे। तो ये तरह तरह के ऐसे आचरण हैं, तरह तरह के ऐसे विकल्प हैं जिसको ओवैसी अपनाएंगे और अपनाते हुए वो सीधा नुकसान पहुंचाएंगे किसका? तो आरजेडी का। तो ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ेंगे, खासतौर पर सीमांचल में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे, वैसे हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर मुसलमानों की आबादी अच्छी है। और ओवरऑल आप बिहार में देखें तो 19 से 20% की आबादी है पूरे बिहार में। और आप सीमांचल चले जाएं तो 30 से 40, 40 से 50, 50 से भी ज्यादा परसेंटेज किशनगंज में सबसे ज्यादा मुसलमान है, कटिहार में बहुत ज्यादा मुसलमान है, पूर्णिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है। और इन 3 जिले को लेकर के अभी आप ये अररिया में बहुत ज्यादा मुसलमान है। तो इन 3 जिले को लेकर के, 4 जिले को लेकर के गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि यहाँ एनआरसी लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए मुसलमान बहुत ज्यादा आ गए हैं। और ओवैसी इन मुसलमानों के वोट के दम पर आरजेडी को तगड़ा झटका देना चाहते हैं। अब देखिए, इन वोटों को लेने में लोकसभा चुनाव में तो पूर्णिया से पप्पू यादव भी जीते, आरजेडी को झटका लगा। अररिया से ये देख लीजिए, आरजेडी नहीं जीत पाई, आरजेडी को बड़ा झटका लगा। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव जो आरजेडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव होगा, इसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे समय में यह कहना कि हम मैक्सिमम डैमेज देंगे, ये मुझे लगता है अगर ओवैसी इसमें कामयाब होंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा धक्का होगा। क्योंकि एक तरफ ओवैसी दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 40 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतार करके, और जो भी पार्टी मुसलमान को तेल की तरह इस्तेमाल करती है, मतलब लालटेन जलने के लिए तेल चाहिए, तो ये तेल मुसलमान कहे जा रहे हैं और ये प्रशांत किशोर घूम घूम कर कह रहे हैं। तो क्या वाकई क्या प्रशांत किशोर वोट लेंगे कि ओवैसी वोट लेंगे कि आरजेडी कांग्रेस का कॉम्बिनेशन वोट लेगा, या सीमांचल में क्या पप्पू यादव किसकी तरफ रहेंगे? कई सारे स्टेक होल्डर्स नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी ने धमकी दिया है तो मुझे लगता है आरजेडी को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा। और ओवैसी इस क्षमता में है कि पॉलिटिकली ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। आपने ठीक बोला कि ओवैसी तो हैं ही जो नुकसान पहुंचाएंगे, प्रशांत किशोर भी नुकसान करेंगे। अब कितना नुकसान वो आरजेडी के करेंगे, कितना बीजेपी करेंगे, ये समय बताएगा, पर नुकसान तो करेंगे, या फिर खुद वो सामने आकर फ्रंट प्लेयर की तरह नजर आएंगे, ये भविष्य बताएगा। मगर फिलहाल तो उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कैसे मैनेज करेंगे ये भी देखने वाला होगा। एक और नई पार्टी बिहार में आ रही है, आरसीपी सिंह। पहले अधिकारी रहे, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में नेता बने, सांसद बने, उसके बाद बीजेपी में चले गए
और अब बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं आरसीपी सिंह? देखिए, आपको ये बात बताएं कि जब वो उन्हें हटाया गया जेडीयू से और उन्होंने इस्तीफा दिया, जेडीयू में उनकी हालत खराब की गई, उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया और उनका मंत्री पद छिन गया। उसके बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में आए, पर बीजेपी के लिए बहुत इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए। जो मेरे पास जानकारी है कि बीजेपी से वो कहते थे कि हमारे पास इतने एमएलएज हैं जेडीयू के, वो कोई भी एमएलए उनके साथ आ नहीं पाया, इस तरह की बात हो नहीं पाई। अब गंभीर सवाल ये उठता है कि कोई आ नहीं पाया, तो अब आरसीपी को लग रहा है कि वो राजनीतिक रूप से प्रासंगिकता खो रहा है जी। अब देखिए, मैं इसमें एक दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखना और ये समझना बहुत जरूरी है। आरसीपी सिंह को भी पता है कि अकेली पार्टी बना करके वो बहुत लंबा चल पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। पर दूसरा सच ये है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, और स्वस्थ नहीं है मतलब आप कह लीजिए नीतीश कुमार पुराने नीतीश कुमार के 30%। जी। तो दरअसल पार्टी में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि आखिरकार पार्टी को टेक ओवर कौन करेगा। इधर हाल फिलहाल एक पुराने ब्यूरोक्रेट, मेरा मतलब है कि वो उड़ीसा कैडर के आईएएस हैं, वो आए जेडीयू में, अभी उनको महासचिव बना दिया गया। वो जिला जिला घूमेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो दरअसल जो आरसीपी सिंह का काम होता था वो मनीष वर्मा को दे दिया गया है। पर क्या मनीष वर्मा आरसीपी सिंह की तरह सफल हो पाएंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि नीतीश कुमार की राजनीति अब ढलान पर है, भले ही एक चुनाव और जीत जाए, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अगला 5 साल वो लास्ट करने जा रहा है। जो मैं समझ पा रहा हूं, ऐसे भगवान करे वो करें, पर स्वास्थ्य देखा जाए, क्योंकि आप देख लीजिए पब्लिक मीटिंग्स में भी कम आते हैं। वो अक्सर यात्रा निकालते थे, वो निकालते नहीं हैं। कई बार इस तरह का काम कर जाते हैं जो ये बताता है कि मानसिक रूप से भी उतना ज्यादा परफेक्ट नहीं है। जैसे आप देखिए कि दशहरे में उनको तीर धनुष दिया गया और उन्होंने तीर धनुष फेंक दिया, और ये वीडियो बहुत वायरल हुआ कि आखिरकार कभी किसी का पैर छूने लगते हैं। ये नीतीश कुमार थे नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है कि नीतीश कुमार पे अब उम्र हावी होने लगा, और कई बार तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं वो थक चुके हैं। अब तेजस्वी यादव ढंग से कह रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कहेंगे तो जनता में रिएक्शन हो सकता है। पर यह सच बात है कि जो भी हो, पर नीतीश कुमार फिट नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। ऐसे में अब बड़ी चर्चा हो रही है कि जेडीयू को टेक ओवर कौन करेगा, या जेडीयू कई भागों में बंट जाएगा। आप देखिए, ललन सिंह केंद्र में मंत्री बने और उन्होंने बीजेपी के साथ ठीक ठाक नजदीकियां बढ़ा ली है। अब सवाल उठता है, संजय झा बीजेपी से ठीक ठाक नजदीक हो चुके हैं, तो अब आरसीपी सिंह कैसे जेडीयू की कमान अपने हाथ में ले, इसके लिए अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखेंगे या नहीं रखेंगे। बिल्कुल। और आरसीपी सिंह की राजनीति चमक सकती है जेडीयू में ही, क्योंकि जिस बिरादरी से वो आते हैं, जेडीयू का आधार वोट बैंक वही है। तो आप समझिए, इसलिए आरसीपी सिंह नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखेंगे। हो सकता है यही जेडीयू उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, या संभावना यह है कि वो अपनी ताकत दिखा करके, जब लगेगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार को लेकर के भी अब पॉजिटिव बयान दे रहे हैं, नेगेटिव नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि जेडीयू में एक आवाज उठने लगे कि क्यों नहीं नीतीश कुमार जब तक चला सकते हैं चलाते रहें, और उसके बाद आरसीपी की एंट्री हो जाए। तो आरसीपी सिंह इस तरह की भी बात करने लगे कि उन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ काम किया है, मैं चाहता हूं भगवान करे वो स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें। तो इस तरह की बात अब आरसीपी सिंह कर रहे हैं, जो कि बहुत कुछ कहते थे पहले। इसलिए गंभीर सवाल यह है कि वो एक पार्टी लॉन्च करके, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कायम रखना चाहते हैं, और एक पॉलिटिकल फोर्स बनने के बाद बहुत संभव है कि उनको फिर से जेडीयू में एंट्री मिल जाए। और जेडीयू में दरअसल पहले कहा ही जाता था कि सेकंड मैन है,
तो वो सेकंड मैन हो सकते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार अब बहुत एक्टिव नहीं रह गए हैं, तो सेकंड मैन की भूमिका में मनीष वर्मा का नाम आता है, बहुत लोगों का नाम आता है। तो आरसीपी अब एक नए तरीके से सेकंड मैन बनने की तैयारी में है, और जैसे उन्हें मौका मिलेगा पार्टी को टेक ओवर कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो यही कहा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद कौन, तो आरसीपी सिंह। शुरुआत में ललन सिंह का नाम होता था, लेकिन जिस जाति बिरादरी से आते हैं, जो आधार वोट बैंक इस पार्टी का रहा है, और आरसीपी सिंह का जैसे संगठन में मजबूत दखल था, तो उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कोई ना कोई स्कीम में आरसीपी सिंह लगे हुए हैं। और उनकी प्रासंगिकता अगर पॉलिटिक्स में दिखाई देगी तो मुझे लगता है नेतृत्व का संकट जो भविष्य में दिखाई पड़ता है जेडीयू का, क्या वो आरसीपी सिंह की तरफ देखेगा, और आरसीपी सिंह क्या उस जरिए तेजी से कदम इस तरफ बढ़ाएंगे, ये देखना और जानना आप समझ लीजिए एक तरीके से दिलचस्प है। इसलिए आरसीपी सिंह एक अलग पॉलिटिकल मूव चलते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई अब बिहार की जनता ये जानना चाहेगी कि आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा, प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के भविष्य क्या होगा, साथ ही ओवैसी जो चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिए उपचुनाव में, वो किसका भविष्य खराब करेंगे, ये बिहार की जनता जानना चाहेगी। और हमारी नज़र लगातार इस पर बनी हुई है, जो भी इस पर नया अपडेट आता है उसको आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।